मैं अपने हालात पर गौर कर रहा था। मैं भी एक ऐसा तीरा बख्त था कि खुद तो बरसों से मुसीबत में मुब्तला था ही, अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता। जीरा मेरी वजह से तो दरबदर हो रहा था। मुझे इतना इत्मीनान जरूर था कि इसमें वो खुद भी बराबर का शरीक था। मैं ना भी होता तो शायद उसे घर छोड़ना पड़ता। शायद क्या बल्कि यकीनन पीटर जैसे शख्स से उसका साबिका नहीं पड़ा होगा। वो चंद घंटों में जीरे को ढूंढ निकालता, फिर उसे शायद अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ते। मेरा जहन भटक कर ग्लोरिया की तरफ चला गया। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि ग्लोरिया पीटर ही के कब्जे में है। तैमूर का रवैया और उसका बहरूप भी मुझे उलझन में डाले हुए था। उसे भला क्या जरूरत थी अपाहिज बनकर भीख मांगने की। मेरी समझ में यह नहीं आता था कि ग्लोरिया को पुलिस की तहवील से निकाला कैसे गया होगा। जीरे ने काफी देर के बाद खामोशी तोड़ी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों, तुम क्या यूरोप या अमेरिका से आए हो? तुम पुलिस की तहवील से निकाले जाने पर हैरान हो? यहाँ लोग जेल से निकल जाते हैं। जीरे ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं है। ग्लोरिया कोई मामूली लड़की नहीं है। वो आसानी से तो दुश्मनों के काबू में नहीं आई होगी। मैंने कहा, आसानी से नहीं तो मुश्किल से आई होगी। इस वक्त बहरहाल वो दुश्मनों के कब्जे में है। माइकल यूं भी उसके खून का प्यासा है। वो तो उससे गिन गिन कर बदले लेगा। अगर ग्लोरिया को कुछ हो गया तो मैं इस शहर को खंडर बना दूंगा। तुमने ऐसा तमाशा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर मैं बताऊंगा कि असल में दहशतगर्दी क्या होती है। अभी तो पुलिस ने सिर्फ दहशतगर्दी का नाम सुना है। मैं इन लोगों को खून में नहला दूंगा। फिर मैंने सफाक लहजे में कहा, तुम ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास कितने आदमी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? उसने कहा, मेरे अलावा 3 आदमी और हैं जिन पर आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। वो ऐसे जुनूनी लोग हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। शाजिया ने कहा, 3 नहीं बल्कि 4। क्या तुम मुझे भरोसे के काबिल नहीं समझते? मैंने शाजिया का दिल रखने को कहा, अरे हाँ, तुम इसे क्यों भूल गए? तुम्हारी बहन भी ग्लोरिया से कम नहीं है। शाजिया तुनक कर बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कामरान साहब, या फिर मुझ पर तंज कर रहे हैं? मेरा और ग्लोरिया का क्या मुकाबला? मैंने कहा, ना मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ ना तंज कर रहा हूँ। मैंने ये बात संजीदगी से कही थी। तुम वाकई मेरे बहुत काम आ सकती हो, मगर तुम इन चक्करों में नहीं पड़ो तो बेहतर है। मेरा तो हर लम्हा मौत से नबरदाजमा है। माशरे में भी मुझे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारा भाई भी इस जिंदगी से तायब हो जाए और शरीफाना जिंदगी गुजारे। वो बोली, मेरा भाई अब तक जो कुछ करता रहा है वो वाकई काबिल नफरत था, मगर मैं जानती हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। मेरा भाई अगर आपका साथ देगा तो शायद इसके पिछले गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। फिर मुझे भी इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है। आप मुझे इस काम से क्यों रोक रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ बल्कि समझा रहा हूँ कि ये राह कितनी कठिन है। तकरीरी मुकाबलों में ट्रॉफी हासिल करना, किसी क्लब से ब्लैक बेल्ट लेना और बात है, और मौत की आंखों में आंखें डालना बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम ना तजुर्बाकार हो। तुमने अमली जिंदगी में अभी कदम भी नहीं रखा। तुम जैसी नर्म और नाजुक लड़कियां ये सख्ती नहीं झेल सकती। ये आतिशो आहन का खेल है और हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कौन जाने किस वक्त धमाके से हमारे चीथड़े उड़ जाएं। वो बोली, क्या ग्लोरिया बहुत ज्यादा सख्त जान है? मैंने कहा, ग्लोरिया भी तुम्हारी तरह नाजुक सी एक लड़की है, मगर तजुर्बात की भट्टी में तप कर किसी पत्थर की तरह सख्त हो गई है। बहरहाल तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुमसे काम जरूर लूंगा। वो बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ कामरान साहब जो आप मुझे बहला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं सिर्फ मार्शल आर्ट्स जानती हूँ? मैं रिवॉल्वर भी चला सकती हूँ और राइफल भी। मेरा निशाना भी उतना बुरा नहीं है। वो लड़की हर बात पर मुझे हैरान कर रही थी। मैंने घूमकर हैरत से उसकी तरफ देखा तो जीरे ने अफसरदा लहजे में कहा, हैरान ना हो कामरान साहब, शाजिया सच कह रही है। मैं जब ये बताऊंगा कि मेरे वालिद पुलिस अफसर थे तो आपको मजीद हैरत होगी। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। मैं तो खैर उनके साथ शिकार पर जाया ही करता था, मगर जिद करके शाजिया भी हमारे साथ हो लेती थी। ये लड़की शुरू से ही मुहिमजू है। इसने बहुत छोटी उम्र में निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। मेरे मरहूम वालिद को ईमानदारी का जुनून था। उसी जुनून ने उनकी जान ले ली। उनके साथ ही अफसर क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में रहते हैं। बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं और उनके लिए ऐश ही ऐश है। मगर हमें क्या मिला? एक जराइम पेशा सियासतदान के गुंडों ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उस सियासतदान के खिलाफ कुछ सबूत हासिल करने में कामयाब हो गया था। मैं उस वक्त मैट्रिक में पढ़ रहा था। मैंने बाप की लाश पर खड़े होकर कसम खाई थी कि आज के बाद मैं हर वो काम करूंगा जिसे मेरा बाप बुरा समझता रहा, और आखिरकार मौत की नींद सो गया। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो खुद इन्हीं राहों का मुसाफिर हूँ। बस अब मेरा हदफ बदल गया है। मैं खुद ही फैसला करता हूँ, खुद ही सजा सुनाता हूँ और खुद ही उस पर अमल दरामद भी करवाता हूँ। कानून की नजरों में ये जुर्म है कि आम शहरी कानून को हाथ में ले तो मुजरिम कहलाता है, मगर यहाँ कानून है कहाँ?
मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मजलूम होते हुए भी जेल के सलाखों के पीछे हैं और जालिम इसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं। इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है और इससे किसी भलाई और इंसाफ की तवक्को रखना ऐसा ही है जैसे किसी सांप से ये तवक्को रखी जाए कि वो आपको नहीं डसेगा। मगर हर काम प्लानिंग के मुताबिक होता है। नजीर अहमद, तुम जैसे जज्बाती लोग गुस्से और जज्बात में आकर अपना ही नुकसान करते हैं। फिर तुम तो एक जवान बहन के भाई भी हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तुम्हारी बहन और माँ को तुम्हारी जरूरत है। जीरे ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया, बस होंठ भेंचे ड्राइविंग करता रहा। थोड़ी देर के बाद हम नॉर्थ कराची पहुंच गए। वो इलाका अभी बिल्कुल गैर आबाद था। कहीं एक मकान था और उससे काफी फासले पर दूसरा मकान। चारों तरफ खाली प्लॉट थे जिन पर कांटेदार झाड़ियां और खुदरौ पौधे उगे हुए थे। जो मकान आबाद थे वहां तक जाने के लिए लोगों ने खाली प्लॉटों के दरमियान ही रास्ता बना लिया था और वहां एक पगडंडी सी बन गई थी। जीरे का मकान ऐसे ही इलाके में था जहां दूर दूर तक कोई और मकान नहीं था। चंद प्लॉटों की चार दीवारी खिंची हुई थी या कुछ प्लॉटों पर बुनियाद डालकर छोड़ दिया गया था। जीरे का मकान प्लास्टर से महरूम था, सिर्फ अभी उसका स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था। खिड़कियां दरवाजे मौजूद थे और लाइट भी थी, मगर वहां टेलीफोन नहीं था। मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यही थी। मैंने वहां जाते जाते इलाके का जायजा लिया था। जीरे के मकान के नजदीक तरीन पीसीओ कम से कम आधे मील के फासले पर होगा। वो भी बाकायदा पीसीओ नहीं था, बल्कि एक जनरल स्टोर और किरियाना मर्चेंट वाला। जायद आमदनी के लालच में अपने निजी फोन को पीसीओ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। जीरे का मकान 240 गज पर बना हुआ था और उसने 2 मंजिला मकान का स्ट्रक्चर एक साथ ही बनवा लिया था। फर्क यह था कि ऊपर की मंजिल में दरवाजे और खिड़कियां नहीं थीं। हम लोग वहां पहुंचते ही सफाई में जुट गए। एक कमरा बहुत उजलत में साफ करके उसमें जीरे की मां का बिस्तर लगा दिया गया। वहां एक ही चारपाई थी जो शायद तामीर के वक्त ठेकेदार या कोई मजदूर अपने इस्तेमाल के लिए लाया था। दूसरे कमरों में तामीर के दौरान गिरा हुआ मलबा था और बस। आधे घंटे के अंदर अंदर हमने मस्जिद 2 कमरे साफ किए। मैंने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कहा, अब तुम ऐसा करो कि बाजार जाकर 2-3 फोम के गद्दे, तकिए और इस्तेमाल के लिए दूसरी चीजें ले आओ, और हो सकता है तो फौरी तौर पर इस गाड़ी को भी छोड़ाओ। बेशुमार लोग जानते होंगे कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। जीरा बोला, आप पैसे देकर मुझे शर्मिंदा न करें, मैं अभी शाजिया के साथ जाकर जरूरत की हर चीज ले आऊंगा। मेरे एक दोस्त का वर्कशॉप है। मैं काफी अरसे से गाड़ी की मरम्मत करवाने और रंगो रोगन पर गौर कर रहा था। अब मैं गाड़ी उसे दे दूंगा। फिर भी गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम ये पैसे रख लो, उनसे कोई अच्छी सी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेना, और गाड़ी किसी जानने वाले से मत खरीदना, बल्कि किसी शोरूम पर जाना पड़े तो अपनी बजाय शाजिया को भेजना और इसके नाम से गाड़ी खरीदना। 60-70 हजार में बेहतरीन मार्क 2 मिल जाएगी। वो गाड़ी मजबूत भी है और इंजन के लिहाज से काबिल एतबार भी। मैंने जबरदस्ती पैसे उसकी जेब में ठूंसते हुए कहा, और हाँ, हो सके तो उस पुलिस अफसर का नाम और पता मालूम करना जिसने दिलावर के अड्डे पर छापा मारा था। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, हो सके तो तैमूर के बारे में भी मालूम करना। वो एक सिग्नल पर तुम्हें अपाहिज गाड़ी में भीख मांगता नजर आएगा। फिर मैंने उसे तफसील से तैमूर का हुलिया और सिग्नल का महले वकूफ समझा दिया। मैंने शाजिया से कहा, मैं इस दौरान में माँ का ख्याल रखूंगा। वो बोली, मैंने अम्मी को दवाई खिला दी है, मगर बाज़-औक़ात इन्हें शदीद दर्द महसूस होता है। अगर ऐसा हो तो ये एक पेन किलर और ट्रैंक्विलाइजर इन्हें दे दीजिएगा। वो शाम तक सोती रहेंगी। इन्हें बोलने में दिक्कत महसूस होती है, मगर सुनती सब कुछ है। मैंने कहा, बस अब तुम लोग जाओ, इनकी फिक्र मत करना। शाजिया ने कहा, हमें वापसी में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैंने कहा, जाहिर है इतना वक्त तो लगेगा, मगर अब ज्यादा मोहतात रहना, कहीं भी अपना कोई सुराग मत छोड़ना। हाँ, तैमूर से मुलाकात हो तो उससे कहना कि अब ये बहरूप खत्म करो, तुम्हें कामरान ने बुलाया है, बल्कि वो यूं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने जीरे से सिगरेट का खाली पैकेट लिया और उस पर लिखा, इन लोगों के साथ चले आओ, तुम्हारी शदीद जरूरत है। आखिर में मैंने अपने साइन भी कर दिए। तैमूर मेरी राइटिंग पहचानता था और साइन भी। वो तहरीर देखते ही बिला चूंचरा उन लोगों के साथ चला आएगा। शाजिया ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तैमूर साहब इसे दुश्मनों की कोई चाल समझें। वो ये ख्याल करें कि दुश्मनों ने ये तहरीर आपसे गन पॉइंट पर हासिल की है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, हाँ ये तो है। इस सूरत में तुम उसे यहाँ का एड्रेस दे देना, फिर वो अपने तौर पर इत्मीनान करके इधर आ जाएगा। शाजिया ने कहा, ठीक है, फिर हम चलते हैं, आप असम्मी का ख्याल रखिएगा। उनकी रवानगी के बाद मैंने मकान का आहनी गेट बंद किया और उस कमरे में पहुंच गया जहां जीरे की माँ मौत की घड़ियां गिन रही थी। मैंने कहा, आपको पानी वगैरह की जरूरत हो माँ जी तो मुझसे कह दीजिएगा। शाजिया और नजीर एक जरूरी काम से गए हैं। उसने नहीफ आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैंने कहा, मैं नजीर का दोस्त हूँ माँ जी। उसने गौर से मुझे देखा, बोली, दोस्त हो, मगर तुम तो मुझे किसी अच्छे खानदान के लगते हो।
इतना कहकर वो बीमार औरत बुरी तरह हाँपने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, आप ज्यादा बातें मत करें माँ जी, नजीर भी अच्छे खानदान का लड़का है, आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। नजीर इसीलिए यहाँ आया है कि वो अब अपनी पिछली जिंदगी से तायब हो गया है, अब वो बिल्कुल शरीफाना जिंदगी गुजारेगा। ये कहकर मैंने साइड में रखे हुए कूलर से पानी निकाला और बड़ी बी को पिला दिया। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों की वीरानी एकदम दूर हो गई और उनमें जिंदगी नजर आने लगी। फिर वो आहिस्ता से बोली, ज्यादा फिक्र मुझे शाजिया की है नजीर। तो मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, प्लीज आप ज्यादा मत बोलें माँ जी, जिस बहन का जवान भाई मौजूद हो उसकी माँ को फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। शाजिया को हम लोग इंशाल्लाह धूमधाम से रुखसत करेंगे, उसे तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है माँ जी। वो खूबसूरत है, सलीकामंद भी, तालीम याफ्ता भी, लड़की में और क्या खूबी देखी जाती है। उसके जहेज का बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि शाजिया को अपने हाथों से रुखसत कर सकें। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ, अब आप आराम करें, मैं अभी आता हूँ। वहां से निकलकर मैंने ऊपर की मंजिल का रुख किया। ऊपर भी 4 बेडरूम थे, मगर उनमें अभी तक खिड़कियां दरवाजे नहीं लगे थे। इस लिहाज से वो मकान काफी गैर महफूज था। बगैर दरवाजों और बगैर ग्रिल की खिड़कियों से कोई भी अंदर आ सकता था। मैं वहां से छत पर चला गया। उसके गिर्द 4-4.5 फुट की बाउंड्री वॉल थी। वहां से दूर तक का मंजर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। छत पर बैठकर किसी के भी आने की इत्तला बहुत पहले मिल सकती थी, चाहे वो कोई आदमी हो या गाड़ी। मैंने सोचा, काश इस वक्त तैमूर मेरे साथ होता तो मेरी आधी परेशानी दूर हो जाती। फिर मुझे दिलावर का ख्याल आया, वो बेचारा न जाने किस हाल में होगा। मुमकिन है अब तक अपने असर और रसूख की वजह से रिहा हो गया हो, मगर उसकी गिरफ्तारी में पीटर का हाथ था और पीटर का ताल्लुक सुपर पावर बल्कि अंदाता अमरीका से था। मामला अंदाता का हो तो फिर बड़े बड़ों का असर और रसूख काम नहीं आता। मैं ये सब सोचता हुआ नीचे आ गया। मैंने झांक कर एक नजर माँ को देखा, वो आराम से सो रही थी। फिर मैंने निहायत तफसील से ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। बरामदे में ग्रिल थी, खिड़कियों और दरवाजों पर भी ग्रिल थी। अगर बरामदे की ग्रिल बंद करके ताला लगा दिया जाता और जीने का दरवाजा बंद कर दिया जाता तो फिर उस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर कोई हमारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता था। मैं रात भर का जागा हुआ था। शदीद थकन से नींद का एहसास हो रहा था, मगर वहां बैठने के लिए भी सिवाय फर्श के और कुछ नहीं था। मैंने ग्रिल और जीने का दरवाजा बंद किया और अपना ब्रीफकेस सर के नीचे रख कर फर्श पर ही लेट गया। फिर न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। कांता और विजय मेरे सामने खड़े थे। एक तरफ ग्लोरिया भी मौजूद थी, मगर वो कुछ नहीं बोल रही थी। कांता ही मुसलसल शिकवे शिकायत कर रही थी कि तुमने रोजाना फोन करने का वादा किया था, मगर फोन तो रहा एक तरफ, तुमने मुझे खत भी नहीं लिखा। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। ये सफेद कुतिया तुम्हें हर चीज भुला देगी। वो तो शुक्र हुआ कि कांता ने ये बात उर्दू में कही थी, इसलिए ग्लोरिया समझ नहीं सकी। मैंने भिन्ना कर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम इसलिए यहाँ आई थी। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, अपनी शागिर्दा को समझाओ विजय, ये पागल हो रही है। ये तो ग्लोरिया से वाकिफ ही नहीं है, मगर तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो क्या है। वो जरा सी देर में इसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगी। विजय बोला, कामरान साहब ठीक कह रहे हैं कांता, तुम अभी इतनी परफेक्ट नहीं हो के। कांता चीख कर बोली, तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। उसने अपना पर्स गुस्से में दरवाजे पर दे मारा। फिर उसने कराटे के अंदाज में लकड़ी के दरवाजे पर खड़ी हथेली का वार किया, मगर दरवाजा तोड़ने में नाकाम रही। झुंझलाकर उसने पे दर पे दरवाजे पर कई हाथ मारे। इस शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब में ये सब कुछ देख रहा था, मगर धमाकों की आवाज अब भी आ रही थी। इसका मतलब था कि कोई मुसलसल आहनी गेट पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ा कर फर्श से खड़ा हो गया और ग्रिल खोलकर गेट की तरफ लपका। गेट के निचले हिस्से में लोहे की मजबूत सलाखें थीं। उनमें से मुझे एक मर्द और एक औरत के सर दिखाई दिए। मैं फौरन पहचान गया कि आने वाले शाजिया और जीरा हैं। मैंने जल्दी से गेट खोल दिया, मगर इससे पहले हस्बे आदत मैं रिवॉल्वर भी निकाल चुका था। गेट खोलते ही शाजिया अंदर आ गई और बोली, मेरे ख्याल में आप सो गए थे, मगर इतनी गहरी नींद। वो तो गनीमत है कि आसपास कोई मकान नहीं है, वरना मोहल्ले वाले जमा हो जाते। हम काफी देर से दस्तक दे रहे थे। मैंने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी शाजिया, असल में गुज़श्ता 2 रातों से मैंने पलक भी नहीं झपकाई, बस लेटा तो नींद आ गई, मगर इन हालात में मुझे इस तरह नहीं सोना चाहिए था। जीरा कुछ कहे बगैर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने पहली दफा गौर से गाड़ी का जायजा लिया। गाड़ी बहुत बेहतरीन कंडीशन में थी। गुज़श्ता साल की मार्क 2 थी, मगर बिल्कुल नई लग रही थी। गाड़ी की छत पर फोम के गद्दे बंधे हुए थे और पिछला हिस्सा भी सामान से भरा हुआ था। मुझे यकीन था कि उतना ही सामान डिक्की में भी होगा। जीरा गाड़ी अंदर ले आया तो मैंने दोबारा गेट बंद कर दिया। मैंने जीरे से कहा, तुम पूरी मार्केट उठा लाए? जीरे ने हंसकर कहा, यह सब खरीदारी शाजिया की है, मैं तो लोडर की हैसियत से इसके साथ था। गाड़ी भी शाजिया ने ही खरीदी है। हमने जल्दी जल्दी सामान अंदर पहुंचाना शुरू कर दिया। शाजिया इस दौरान मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई।
वो न सिर्फ फोम के गद्दे लाई थी बल्कि 2 कारपेट भी ले आई थी। इसके अलावा जरूरत की हर चीज थी, बर्तन, गैस के चूल्हे और सिलेंडर, मैट्रेस, तकिए, पर्दे और न जाने क्या क्या कुछ। उन कमरों में कोई सामान तो था नहीं, इसलिए हमें कारपेट बिछाने में ज्यादा देर न लगी। गद्दों पर बेड मैट्स बिछाकर हम आराम से उन पर बैठ गए। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी और मैं सोच रहा था कि जब तक चूल्हे फिट होंगे और खाना तैयार होगा उस वक्त तक तो भूख के मारे मेरी हालत तबाह हो जाएगी। शाजिया किचन में थी, वो किचन की सफाई पहले ही कर गई थी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वो लोग शायद लंच बॉक्स ले आए थे। खाना देखकर मेरी आंखों में शायद चमक आई थी, इसलिए शाजिया मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी कि आप भूखे होंगे। खाना देखकर आपके चेहरे पर जो रौनक आई है उससे मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। हम तीनों ने खूब सेर होकर खाना खाया। फिर शाजिया किचन से एक फ्लास्क और 3 मग ले आई। बोली, अब आप गर्मा गर्म कॉफी पिएं और मुझे दुआएं दें जब तक मैं अम्मी को कुछ खिला पिलाऊं। वो अभी जागी हैं। वो लपकती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो उसकी इश्तियाल अंगेज चाल देखकर मेरा दिल उथल पुथल हो गया। मैंने सर झटक कर कॉफी का एक घूंट लिया और जीरे से कहा, उस पुलिस अफसर के बारे में मालूम किया जिसने दिलावर के अड्डे पर छापा मारा था? वो बोला, उस पुलिस अफसर का नाम डीएसपी मोहम्मद खान है। पुलिस के हलकों में टाइगर के नाम से जाना जाता है। इंतहाई जीदार मगर सफाक दुश्मन है, खुलेआम रिश्वत लेता है और डिफेंस में रहता है। मैं उसका एड्रेस भी ले आया हूँ। बाकी दिलावर और उसके आदमी आज रिहा हो गए हैं। दिलावर इस वक्त अपने अड्डे पर मौजूद है। मैंने पूछा, तैमूर का क्या रहा? बोला, तैमूर के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं गाड़ी एक जगह पार्क करके कम से कम आधे घंटे तक उस सिग्नल के नजदीक खड़ा रहा। वहां अपाहिज गाड़ियों में 2 फकीर तो थे मगर उन दोनों में कोई तैमूर नहीं था। तैमूर के न मिलने से मुझे बहुत मायूसी हुई। वो अगर वहां नहीं था तो फिर कहां था? कहीं वो भी तो दुश्मनों के हत्थे नहीं चढ़ गया। ये फैसला तो मैं कर चुका था कि आज हर सूरत में उस डीएसपी को उठाकर यहां ले आऊंगा। जीरे ने कहा, क्या सोच रहे हैं कामरान साहब? मैंने कहा, तुम अपने खास आदमियों को यहां बुला लो, उनसे कहना कि हर तरह तैयार होकर आए। मैं आज रात उस डीएसपी मोहम्मद खान को उठाना चाहता हूँ। वही ग्लोरिया के बारे में बता सकेगा। मैं देखता हूँ कि वो कितना बड़ा टाइगर है। जीरे ने कहा, मैं अभी जाकर अपने आदमियों को टेलीफोन कर देता हूँ। मगर मैंने घूर कर उसे देखा। कहा, मगर क्या? वो बोला, पुलिस के एक डीएसपी को अगवा करना कोई। मैंने झुंझला कर कहा, अगर तुम्हें इससे इख्तिलाफ है तो रहने दो, मैं ये काम अकेला भी कर सकता हूँ। ग्लोरिया या तैमूर होता तो मुझे किसी की जरूरत न पड़ती, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि मैं तन्हा ये काम न कर सकूं। तुम कहोगे तो मैं उसे यहाँ लाने की बजाय किसी वीराने में ले जाऊंगा, मगर उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जीरा बोला, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ, लेकिन मगर। मैंने कहा, ये अगर मगर के अल्फाज मुझे जहर लगते हैं। वो बोला, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कामरान साहब कि मैंने आज तक ये बराह रास्त पुलिस से टक्कर नहीं ली है, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है कि ये काम कैसे होगा। मैंने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो बोला, आप बैठें, मैं अपने आदमियों को इत्तला करके आता हूँ। ये कहकर वो उठते हुए बोला, यहाँ सबसे बड़ी खराबी यह है कि टेलीफोन नहीं है। वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर मुझे गेट खुलने और गाड़ी बाहर निकलने की आवाज आई। मैं उठकर माँ जी के कमरे में चला गया। वो आंखें बंद किए लेटी थी। मेरा ख्याल था कि शाजिया वहीं होगी, मगर वो वहां नहीं थी। मैंने वहां से किचन का रुख किया। शाजिया यहाँ मौजूद थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने न सिर्फ दोनों चूल्हे फिट कर दिए थे बल्कि किचन की कैबिनेट में अपने लाए हुए बर्तन भी सेट कर दिए थे। मैंने कहा, वाह भाई, तुम तो बहुत काम की बच्ची हो, सलीकामंद और सुघड़, तुमने तो कमाल कर दिया। वो हंस कर बोली, अभी आपने मेरा कमाल देखा ही कहाँ है, बस मुझे अम्मी की तरफ से परेशानी है, वो ठीक हो जाएं तो। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। फिर बोली, मगर वो ठीक कब होंगी? कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है। मैंने कहा, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवा देती? वो तलखी से मुस्कुराई, बोली, आपका क्या ख्याल है? हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गए थे, वो पिछले ही दिनों हॉस्पिटल से वापस आई हैं। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है और कहा है कि अब वो बमुश्किल चंद दिन की मेहमान हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। मैंने कहा, मैंने उन्हें बताया है कि मैं जीरे का दोस्त हूँ और अब वो गुज़श्ता जिंदगी से तायब होकर एक नई जिंदगी गुजारना चाहता है। ये सुनकर वो अचानक खुश हो गई थी। तुम भी उनसे यही कहना कि मैं बिजनेसमैन हूँ और जीरे को अपने साथ बिजनेस में लगाना चाहता हूँ। वो बोली, ये आपने अच्छा किया। फिर वो चौंक कर बोली, ये भैया फिर कहाँ चले गए? मैंने कहा, वो 1-2 जरूरी फोन कॉल्स करने गया है। वो बोली, आपके लिए चाय बनाऊं? मैंने कहा, मेरे लिए चाय बनाने की बजाय अगर तुम शावर ले लो तो ज्यादा अच्छा है, सफाई करने से तुम्हारे बाल मिट्टी में अट गए हैं। बोली, और अपने मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? यही हाल आपका भी है। मैं एक आईना भी लाई हूँ, जरा उसमें अपनी शक्ल मुलाहिजा करें। वैसे तो मैं नहाने जा रही थी, बाकी मैं आपके लिए 2-3 शलवार सूट और दूसरे कपड़े ले आई हूँ। मुझे मालूम है
आपके पास इस वक्त यही जोड़ा है जो आपने पहन रखा है। ये जीन्स चढ़ा चढ़ा कर आपको उलझन नहीं होती? मैंने कहा, अब नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे ये जीन्स और जैकेट भी मेरे जिस्म का कोई हिस्सा है। मैंने जाने कब से सुकून का सांस नहीं लिया। उजलत में फरार होना पड़े तो जीन्स बहुत काम आती है। कपड़े बदलने में निस्बतन ज्यादा वक्त लगता है और इतनी देर में तो मैं कई मील निकल सकता हूँ। बोली, ये ख्याल है आपका? कपड़े चेंज करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। बहरहाल इस वक्त तो आप शलवार सूट पहन लें ताकि कुछ आराम तो मिले। मैं शेव करने और नहाने के बाद बाथरूम से निकला तो शाजिया घबराई हुई कमरे में आई। वो भी उस वक्त नहा कर निकली थी। वो घबराई हुई बोली, कामरान साहब, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, उनका सांस उखड़ गया है।